In this video, I will bring to you some of the error spotting questions from SSC CGL 2014 मेंस एग्जाम। नाउ पिछले SSC के जो पेपर हैं, ये वाला मेंस टीयर 2, इसके अंदर जो भी एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस हैं, सेंटेंस करेक्शन, वो मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। पुराने पेपर जब आप सॉल्व करते हैं तो हमेशा आपको एक आइडिया होता है कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं, और ग्रामर में सॉल्व करना, ग्रामर में मार्क्स लाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कंपेयर टू जो दूसरी चीज़ें आती हैं इंग्लिश में, जैसे वोकैब या पैराजंबल। उसके मुकाबले ग्रामर हमेशा टफ रहती है, क्योंकि ग्रामर में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, खासकर पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो वर्ब, टेंसेस, तो इतनी सारी चीज़ें मिला के ग्रामर ख़त्म होगी। इसीलिए मेरा ये प्रयास है कि अगर पुराने एग्ज़ाम के क्वेश्चन पर थोड़ी सी नज़र डाली जाए तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सो इस वीडियो में मैं SSC CGL 2014, ये एग्ज़ाम 21 सितंबर 2014 को हुआ था SSC CGL का, तो मैं इसके क्वेश्चन कवर करूँगा। सो देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन एरर स्पॉटिंग से आए थे। सो सबसे पहला सवाल है, हेडमास्टर हैज़ इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल। अब जब भी आप SSC CGL या CHSL के क्वेश्चंस देखते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आसान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसमें आपको सॉल्व नहीं करना पड़ता, सिर्फ पहचानना होता है। इसीलिए हम इनको बोलते हैं स्पॉट द एरर। सिर्फ आपको एरर स्पॉट करना है, ठीक नहीं करना। तो आपको कई बार पढ़ते हुए आइडिया हो जाता है कि सेंटेंस के किस वाले हिस्से में एरर है, और चाहे आप उसको ठीक ना कर पाएं, लेकिन अगर आपको इतना भी आइडिया हो गया कि A, B, C या D किस में एरर है, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। सो इसके अंदर सवाल है, हेडमास्टर हैज़ इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल। हेडमास्टर ने सारे टीचर्स को यह इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो रूल्स को फॉलो करें, रूल्स को ना तोड़ें। अब इसके अंदर हेडमास्टर हैज़ इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल। हेडमास्टर यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन है, और इसीलिए इसके अंदर एक आर्टिकल की ज़रूरत होगी। सो यहाँ पर ये बिना आर्टिकल के नहीं रह सकता, इसलिए आपको लिखना है द हेडमास्टर। यहाँ पर ये हेडमास्टर ऐसा नहीं है कि कोई भी हेडमास्टर है, या इसलिए यहाँ पे इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ये कोई बहुत खास हेडमास्टर है जो इस स्कूल का है जिसकी बात हो रही है। जब भी आप कोई खास पर्सन की बात करते हैं तो हमेशा द लगाते हैं किसी खास चीज की, इसीलिए हम इसको कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट मतलब जो फिक्स है। सो ये है द, यहां लगेगा द हेडमास्टर हैज इंस्ट्रक्टेड द टीचर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल। तो यानी कि अब इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, ऐसे एक सर्कल रहेंगे। तो ए में गलती है, इसमें हेडमास्टर सिर्फ नहीं, हेडमास्टर के आगे दा लगेगा, तो आपको ए वाला सर्कल भरना है एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है ये कंसेप्ट। मैनी अ मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव हेयर परमानेंटली। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे पुरुष हैं जो बांग्लादेश से भारत आए हैं यहां पर परमानेंटली रहने के लिए। अब इसके अंदर जो कंसेप्ट यूज हुआ है वो हुआ है मैनी प्लस ए का। जब भी आप यूज करते हैं मैनी प्लस ए, तो साथ में आप हमेशा सिंगुलर नाउन यूज करते हैं। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैनी प्लस ए के साथ मैन दिया है, और मैन का बहुवचन क्या होता है? MEN। तो यहाँ पे मैनी प्लस ए के साथ हमेशा सिंगुलर यूज होता है, तो यहाँ पर भी सिंगुलर है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। यदि आप ए नहीं लगाएंगे तो ये सिंगुलर की बजाय प्लूरल हो जाएगा, यानी मैनी प्लस मैन। बेसिकली आप इसमें कहना चाह रहे हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग को कहने के 2 तरीके हैं। पहले तो आप बोल सकते हैं जो सिंपल हर कोई बोलता है, मैनी मैन। मैनी मैन मतलब बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे पुरुष, बहुत सारे लोग। मैनी के साथ बहुवचन लगता है, क्योंकि मैनी का मतलब भी होता है बहुत सारे, तो मैनी प्लस मैन, MEN। लेकिन इसको लिखने का एक तरीका यह भी है कि आप मैनी के बाद ए लगा के सिंगुलर लिख सकते हैं, यानी मैनी ए मैन, MAN। इसका मतलब भी है बहुत सारे व्यक्ति, और मैनी मैन का मतलब भी है बहुत सारे व्यक्ति। फर्क सिर्फ इतना है, मैनी प्लस ए के साथ लगेगा सिंगुलर, और मैनी के साथ डायरेक्ट लगेगा प्लूरल। अब मैनी प्लस ए के साथ सिंगुलर लगेगा सब्जेक्ट, यानी कि ये जो नाउन है, तो यानी कि वर्ब भी सिंगुलर होगी, और यहां पर दी है प्लूरल, यानी ये हैव नहीं होगा, हैज होगा। हैज एक वचन के लिए यूज होता है, हैव बहुवचन के लिए यूज होता है। ये फर्क है हैज और हैव में। और यहां पे क्या यूज हुआ है? एक वचन, यानी MAN, तो यहां पर हैव नहीं लगेगा, हैज लगेगा, इसमें ये गलती है। तो ये कंसेप्ट बार बार यूज होता है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, इसलिए आपको याद रखना है मैनी प्लस ए प्लस सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर के हिसाब से ही लगेगी।
अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सा आसान है अगर आपको रूल पता है तो। हमारी फुटबॉल टीम में 11 कुशल खिलाड़ी हैं। आवर फुटबॉल टीम कंप्राइजेज ऑफ 11 स्किल्ड प्लेयर्स। अब देखिए इस सवाल के अंदर यदि मान लीजिए आपको ये सॉल्व नहीं भी करना आता तो मैं आपको ये बताता हूँ इस सवाल को अप्रोच कैसे करना है। मान लीजिए आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है इसमें क्या गलती है क्या नहीं है, एटलीस्ट पढ़ के आप इतना तो बता सकते हैं कि कोई ऐसा पार्ट जिसमें गलती ना हो उसको तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हैं। मान लीजिए आपने पढ़ा आवर फुटबॉल टीम यानी हमारी फुटबॉल टीम, आवर मतलब हमारी, आवर फुटबॉल टीम, बहुत कम चांसेस हैं इसमें कोई एरर हो। आवर फुटबॉल टीम ये बिल्कुल एक सीधा साधा सा साधारण सा ये वाक्य का हिस्सा है, वक्तव्य का हिस्सा है, यानी आवर फुटबॉल टीम में बहुत ही कम चांस है कोई एरर हो। तो यानी कि ए आंसर होने के चांस बहुत कम है। और जनरली 99% ऑफ द टाइम जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया होता है तो एरर होता ही है, ऐसा बहुत कम होता है कि एरर ना हो। तो आप डी भी भूल सकते हैं, यानी ए नहीं है डी नहीं है, यानी बचा बी और सी। यानी मान लीजिए आप इसमें तुक्का भी लगाते हैं तो आपका 50% चांस है कि क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप अप्रोच कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए स्मार्टनेस रखनी पड़ेगी। अब इसके अंदर देखिए इसमें लिखा है 11 स्किल्ड प्लेयर यानी 11 कुशल खिलाड़ी। 11 हैं तो बहुवचन है, तो यानी प्लेयर्स बिल्कुल ठीक है। स्किल्ड मतलब होता है कुशल, यानी इसमें भी चांस बहुत कम है कि कोई गलती हो। ये बिल्कुल सीधा सा एकदम, यानी गलती होगी तो सिर्फ बी में होगी। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये फायदा है इस तरह के पैटर्न का, इसमें सिर्फ एरर पहचानना होता है, सॉल्व नहीं करना होता। इसमें आप क्वेश्चंस ठीक कर सकते हैं। इसलिए हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में अटेम्प्ट ज्यादा लेने चाहिए अगर आप थोड़ा सा भी ग्रामर में कॉन्फिडेंट हैं तो। अब इसमें देखिए गलती क्या है। जब हम बोलते हैं कि हमारी टीम में 11 खिलाड़ी हैं, यानी कि एक पोजेशन आ रहा है यहां पर। पोजेशन मतलब कि किसी चीज के अंदर कोई चीज निहित है, सम्मिलित है। जैसे अब हमारी टीम में 11 खिलाड़ी हैं तो कंप्राइजेज के साथ ऑफ कभी नहीं लगता। इसमें सिंपल लगेगा आवर फुटबॉल टीम कंप्राइजेज 11 स्किल्ड प्लेयर्स। कंप्राइजेज के साथ ऑफ नहीं लगता। मान लीजिए अगर आप ऑफ लगाना चाहते हैं तो फिर कंप्राइजेज को चेंज कर दीजिए कंसिस्ट्स में। कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, कंप्राइजेज के साथ ऑफ नहीं लगता है। ये पर एक अटेंशन इसके अंदर, ये मैं बात कर रहा हूं सिर्फ एक्टिव सेंटेंस की। पैसिव के अंदर ऐसा नहीं है। मैं इस सेंटेंस को ऐसे बिल्कुल लिख सकता हूं, आवर फुटबॉल टीम इज कंप्राइज्ड ऑफ, इज कंप्राइज्ड ऑफ। ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि इसमें मैंने सेंटेंस को पैसिव कर दिया है। मैं ये भी बोल सकता हूं कि हमारी फुटबॉल टीम में 11 स्किल्ड खिलाड़ी हैं, या 11 स्किल्ड खिलाड़ी से हमारी फुटबॉल टीम बनी है। एक तरह से मैं पैसिव कर रहा हूं सेंटेंस को एक्टिव से, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसमें आपको ऐसा इस तरह का कोई रट्टा नहीं लगाना है कि कंप्राइज के साथ ऑफ लग ही नहीं सकता। हाँ, एक्टिव वॉइस के अंदर नहीं लग सकता। तो आप या तो बोलिए, इस सेंटेंस को ठीक करने के 3 तरीके हैं। आवर फुटबॉल टीम कंप्राइजेज 11 स्किल्ड प्लेयर्स, कंप्राइजेज के साथ ऑफ नहीं लगता तो मैंने हटा दिया। दूसरा, आवर फुटबॉल टीम कंसिस्ट्स ऑफ 11 स्किल्ड प्लेयर्स। कंप्राइजेज और कंसिस्ट एकदम सेम है, बस फर्क इतना है कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, कंप्राइजेज के साथ ऑफ नहीं लगता है। और तीसरा, पैसिव कर दीजिए, आवर फुटबॉल टीम इज कंप्राइज्ड ऑफ 11 skilled players. Knowledge and wisdom makes an individual truly complete and self-assured. ज्ञान और बुद्धि एक व्यक्ति को पूर्ण करती है, संपूर्ण करती है और उसे आत्मविश्वासी बनाती है। तो ये सेंटेंस है यहां पर, नॉलेज एंड विजडम मेक्स एन इंडिविजुअल ट्रूली कंप्लीट एंड सेल्फ अश्योर्ड। अब इसके अंदर देखिए, नॉलेज एक अलग चीज है, ये एक अलग सब्जेक्ट है, और विजडम एक अलग चीज है, और दोनों के बीच में क्या है, एंड, जो कि क्या है, एक कंजंक्शन। कंजंक्शन यानी संयोजक, ये वो शब्द हैं जो सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो नॉलेज एक व्यक्ति को कंप्लीट बनाती है, विजडम एक व्यक्ति को कंप्लीट बनाता है, यानी कि नॉलेज एंड विजडम। तो मैंने 2 सेंटेंस को जोड़ दिया। अब कंजंक्शन, ये किस तरह का कंजंक्शन है? कंजंक्शन भी कई तरह के होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, बहुत सारे तरह के होते हैं। ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यानी सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हैं दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। नॉलेज एंड विजडम, अब देखिए नॉलेज एक अलग है, नॉलेज सिंगुलर है, एक वचन है, विजडम भी सिंगुलर है, पर बीच में जब आप एंड लगा देते हैं तो ये बहुवचन का काम करेगा, और बहुवचन के लिए फिर वर्ब बहुवचन होगी। यहां पे वर्ब सिंगुलर दी है, मेक्स, तो मेक्स नहीं होगा, ये हो जाएगा मेक। इसके लिए एक आसान ट्रिक बताता हूं आपको। मान लीजिए आपको कोई नाउन दिया है, जैसे मान लीजिए चॉकलेट दिया है। अब चॉकलेट का बहुवचन बनाना है तो क्या बन जाएगा, चॉकलेट्स। इसी तरह मान लीजिए कुर्सी, तो इसका बहुवचन हो जाएगा कुर्सियां, यानी एस लग जाएगा। यानी कि जब आप किसी नाउन को बहुवचन बनाते हैं तो उसके अंदर एस जोड़ देते हैं, और इसका बिल्कुल उल्टा होता है वर्ब के अंदर। मान लीजिए मैं बोलता हूं वो खाना बनाती है, तो मैं बोलूंगा शी कुक्स। और मान लीजिए मैं बोलूंगा वो लोग खाना बनाते हैं, यानी बहुत सारे लोग हैं, तो दे कुक। यानी आपने देखा वर्ब के अंदर ये शी मतलब एक ही पर्सन है, सिंगल, एक वचन।
एक वचन के साथ वर्ब के अंदर एस लग रहा है, ये बिल्कुल नाउन का उल्टा है। नाउन में बहुवचन के साथ एस लगता है, जैसे चॉकलेट एक वचन है, चॉकलेट बहुवचन है, चेयर एक वचन है, चेयर्स बहुवचन है, यानी बहुवचन के साथ एस लगता है। लेकिन वर्ब के अंदर उल्टा हो जाता है, वर्ब के अंदर एक वचन के साथ एस लगता है और बहुवचन के साथ एस गायब हो जाता है। तो यहां पे भी यही हुआ है, ये मेक्स वर्ब है और ये नॉलेज और विजडम दो सिंगुलर मिलके हो गए हैं बहुवचन, दो सिंगुलर प्लूरल हो गए हैं, तो प्लूरल के साथ एस नहीं लगेगा वर्ब के अंदर, तो यानी कि एस हटा दीजिए तो बन गया मेक। यानी गलती किस में है? गलती है ए वाले पार्ट में। तो जब आपके सामने चार वो होंगे गोले, आपको पहले वाला भरना है, ए में गलती है। अगला सेंटेंस है, वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर इज सैमुअल। यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से जो हमेशा सही जवाब देता है उसका नाम है सैमुअल। देखिए ये एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है इसमें। वन ऑफ द के साथ हमेशा बहुवचन लगता है। देखिए अब मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, मैं यहां बोल रहा हूं बच्चे तो बहुत सारे हैं, ये मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इनमें एक है जो हमेशा सही जवाब देता है जिसका नाम है सैमुअल। चलिए मान लीजिए ये वाला पर्सन सैमुअल है। अब ये वाला सैमुअल हमेशा सही जवाब देता है। सैमुअल कितने हैं? सैमुअल तो एक ही है, यानी लड़के तो बहुत सारे हैं, लड़के हैं प्लूरल, लेकिन वन ऑफ द बॉयज मतलब क्या है? लड़कों में से एक, यानी वन ऑफ द बॉयज पूरा का पूरा है सिंगुलर। बॉय सिर्फ बॉयज है प्लूरल, लेकिन वन ऑफ द बॉयज मतलब सिंगुलर, तो यानी यहां पे सिंगुलर होगा, तो वर्ब कैसी आएगी? वर्ब भी सिंगुलर के हिसाब से आएगी। इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हमेशा एक एग्रीमेंट, एक रिश्ता होता है कि वर्ब हमेशा, और बात मैं यहां पे सिर्फ ट्रू वर्ब की कर रहा हूं, फॉल्स वर्ब की नहीं कर रहा, यानी मैं जेरंड पार्टिसिपल या इन्फिनेटिव की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ट्रू वर्ब की बात कर रहा हूं। तो वन ऑफ द बॉयज, अब यहां पे करेक्ट आंसर कौन देता है? हर बॉयज, जितने भी बॉयज हैं उनमें से एक लड़का, यानी यहां पे गिव नहीं होगा, गिव्स होगा, क्योंकि आप जानते हैं वन ऑफ द बॉयज क्या है? सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। और पिछले वाले सेंटेंस में मैंने बताया आपको, जब वर्ब सिंगुलर आती है तो उसमें एस लगा देते हैं हम, बिल्कुल नाउन का उल्टा होता है। यहां पे लेकिन वर्ब के अंदर एस नहीं लगाए तो एस लगाना पड़ेगा यहां पे, यानी आंसर होगा गिव्स। तो गलती किस भाग में है? गलती बी वाले भाग में है, बी इज द आंसर। अगला सेंटेंस ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें आप बस रूल का रट्टा लगा सकते हैं। इट इज हाई टाइम वी रेनोवेट आवर ओल्ड हाउस। देखिए इट इज हाई टाइम का मतलब क्या होता है? इट इज हाई टाइम मतलब जब आप कोई अर्जेंसी दिखाते हैं, अर्जेंसी कि भाई वक्त निकले जा रहा है, आप जल्दी से कुछ कीजिए, इट इज हाई टाइम। मान लीजिए मैं बोलता हूं कि आपके एग्जाम में सिर्फ 3 दिन पड़े, इट्स हाई टाइम यू स्टडीड। बेसिकली एक रूल ये है, जब आप इट इज हाई टाइम से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस, तो आप हमेशा भूतकाल यानी पास्ट टेंस का वर्ब लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट इज हाई टाइम वी रेनोवेट आवर ओल्ड हाउस, यानी कि ये हाई टाइम है, हमें अपना घर रेनोवेट कर लेना चाहिए था। बेसिकली इसमें हम बोलते तो ये हैं कि अब समय आ गया है, वक्त निकले जा रहा है, हमें अपना घर रेनोवेट कर लेना चाहिए, लेकिन इस तरह के सेंटेंस में एक था का भाव आता है, यानी कि समय निकल गया है ऑलरेडी, समय ऑलरेडी निकल गया है, अब हमारे पास इतना कम वक्त है कि हमें घर रेनोवेट कर लेना चाहिए था, यानी हमें घर का नवीनीकरण, आधुनिकरण कर लेना चाहिए था, तो घर को नए जैसा बना लेना चाहिए था। तो इसमें हमेशा एक था का भाव आता है। ये था का भाव जरूर नहीं है बोलने में आए, लेकिन ये था का भाव जरूर लिखने में जरूर आता है। तो यानी यहां पे वी रेनोवेट नहीं होगा, इसका होगा वी रेनोवेटेड। इसी तरह अगर मैं बोलता हूं इट्स हाई टाइम तुम्हें पढ़ लेना चाहिए, तो कहने का मतलब है इट्स हाई टाइम तुम्हें पढ़ाई ऑलरेडी स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, तो यानी मैं बोलूंगा इट इज हाई टाइम यू स्टडीड। मैं ये नहीं बोलूंगा इट इज हाई टाइम यू स्टडी फॉर द एग्जाम, मैं बोलूंगा इट इज हाई टाइम यू स्टडीड फॉर द एग्जाम। तो इसमें आपको याद रखना है ये पास्ट टेंस लगाना है, और ये काफी फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आता है। अगला सवाल ये थोड़ा आसान है, ये नाउन बेस्ड है। द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वॉज वेरी सेंसेशनल। जो मैच की पहली पारी थी वो बहुत ही शानदार थी। देखिए जब हम बोलते हैं पारी, तो पारी के लिए वर्ड होता है इनिंग्स। अगर मैं बोलता हूं राहुल द्रविड़ ने एक बहुत शानदार पारी खेली, तो मैं बोलूंगा राहुल द्रविड़ प्लेड अ वेरी गुड इनिंग्स। शब्द ही इनिंग्स है, इसमें आपको ऐसे नहीं सोचना है कि इनिंग मतलब होता है एक और इनिंग्स मतलब होता है बहुत सारी पारी, ऐसा नहीं है। शब्द ही इनिंग्स है, शब्द ही बहुवचन है, चाहे वो एक पारी हो चाहे 1000 पारी हो, शब्द इनिंग्स ही होता है। तो ये गलती है यहाँ पे, इस तरह के नाउन एरर है ये। नाउन में इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जो दिखते एक वचन है होते बहुवचन है, या होते बहुवचन है दिखते एक वचन है, तो इस तरह की बहुत सारी वैरायटी है इसमें। अगला सेंटेंस, इसके लिए थोड़ी सी आपको टेंस और वर्ब की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू त्रिची बाय ट्रेन। इसमें मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि चेन्नई से त्रिची, चेन्नई तमिलनाडु में, त्रिची भी तमिलनाडु में, तो आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि चेन्नई से
त्रिची जाने में ट्रेन से कितना समय लगता है। अब देखिए, जब मैं सवाल पूछता हूं तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले लगती है। और दूसरी बात, सवाल जब पूछते हैं इस सेंटेंस को बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कुछ खास बातें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मान लीजिए मैं पूछता हूं क्या तुम सुरेश हो, तो सेंटेंस होगा आर यू सुरेश। और मान लीजिए मैं इसका जवाब, मान लीजिए कोई जवाब दे रहा है इसका, तो क्या कहेगा? मान लीजिए वो सवाल नहीं कर रहा, वो बता रहा है तुम सुरेश हो, यानी यू आर सुरेश। यानी आप इसमें ध्यान से देखिए, आर यू सुरेश का बन गया यू आर सुरेश। यू आर सुरेश है आंसर और आर यू सुरेश है क्वेश्चन, यानी कि इसके अंदर वर्ब पहले लग गई। तो इसी तरह से इसके अंदर वर्ब पहले लगेगी। अब इसमें मैं इसमें पूछ रहा हूं कि चेन्नई से त्रिची ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है। ट्रैवल करना एक क्रिया है और क्रिया के लिए हमेशा जो वर्ब यूज होती है वो है डू, और डू का एक वचन होता है डज, क्योंकि डू मतलब कुछ करना। मैं काम करता हूं, आई एम डूइंग माई वर्क, तो डू मतलब कुछ करना। यहां भी कुछ करने का भाव है, क्योंकि ट्रैवल ट्रैवल करना यानी कोई ऐसी क्रिया है जिसमें कार्य हो रहा है, यानी जो ये पर्सन है कार्यशील है। तो डू और डज में फर्क आना चाहिए। डज होता है एक वचन के लिए। अब यहां पे मैं बोल रहा हूं हाउ लॉन्ग इट टेक्स। टेक्स से ही पता चल रहा है ये एक वचन है, क्योंकि इट, और इट का बहुवचन क्या हो जाता है? दे। तो यानी कि यहां एक वचन आएगा, यानी डज आएगा। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये आपको पता ही है, तो मैं इट टेक्स नहीं बोलूंगा। इट टेक्स का मतलब तो है आंसर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं चेन्नई से त्रिची जाने में 1 घंटा लगता है, तो मैं बोलूंगा इट टेक्स 1 आवर टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू त्रिची। यानी जब मैं इट टेक्स बोल रहा हूं तो मैं आंसर दे रहा हूं, क्वेश्चन कहां पूछ रहा हूं, लेकिन मुझे तो यहां क्वेश्चन पूछना है, इसीलिए मैं बोलूंगा हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू त्रिची। हाउ लॉन्ग इट टेक्स नहीं, हाउ लॉन्ग डज इट टेक। और यहां पे मैं इट डज इट के बाद टेक्स नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये डज है, इसने अपने आप को एक वचन का रूप ले लिया है, इसलिए इसके साथ मैं यहां पे टेक ही रखूंगा। तो ये एरर है, यानी गलती ए में है इसमें। ऑन अ हॉलीडे आई प्रेफर रीडिंग स्टोरी बुक्स देन विजिटिंग माई फ्रेंड्स। छुट्टियों में या छुट्टी के दिन, ऑन अ हॉलीडे, ए हॉलीडे मतलब छुट्टी के दिन। छुट्टी के दिन मैं प्रेफर क्या करता हूं? किताबें पढ़ना। और मैं क्या प्रेफर नहीं करता? विजिटिंग माई फ्रेंड्स। यानी छुट्टी के दिन मैं 2 कार्य कर सकता हूं, एक तो मैं किताबें पढ़ सकता हूं, दूसरा मैं अपने दोस्तों के घर जा सकता हूं। लेकिन मैं प्रेफर क्या करता हूं? मैं स्टोरी पढ़ना पसंद करता हूं देन विजिटिंग माई फ्रेंड्स। अब जब भी सेंटेंस में प्रेफर आता है तो प्रेफर के साथ कभी भी देन नहीं लगता, प्रेफर के साथ टू लगता है। ये रूल है, इसमें आपको बस याद करना है। तो देन की बजाय कर दीजिए टू। तो ये सेंटेंस होगा ऑन अ हॉलीडे आई प्रेफर रीडिंग स्टोरी बुक्स टू विजिटिंग माई फ्रेंड्स। इसी तरह से मान लीजिए अगर मैं आपको एक सेंटेंस दूं, आई प्रेफर टी देन कॉफी, यानी मैं चाय पसंद करता हूं कॉफी के बजाय। तो क्या ये ठीक है? आई प्रेफर टी देन कॉफी? नहीं, ये गलत है। आई प्रेफर टी टू कॉफी, प्रेफर के साथ क्या लगता है? टू। अगला सेंटेंस, आई वॉज लेइंग डाउन व्हेन द डोर बेल रैंग। मैं लेटा हुआ था जब किसी ने दरवाजे की घंटी बजा दी। आई वॉज लेइंग डाउन व्हेन द डोर बेल रैंग। तो लेटने को हम लेइंग डाउन नहीं बोलते, लेटने को लाइंग डाउन बोलते हैं। तो मैं लेटा हुआ था मतलब आई वॉज लाइंग डाउन, ना कि लेइंग डाउन। तो ये एक कॉमन एरर है। इसमें बेसिकली मैं इसको एक वोकैब एरर की श्रेणी में रख सकता हूं, क्योंकि इसमें जो शब्द है उसका सही जो यूज है वो नहीं हुआ, सही इस्तेमाल नहीं हुआ। आई टोल्ड द टीचर दैट द होमवर्क सेट फॉर द डे वॉज मच टू हैवी फॉर अस टू कंप्लीट। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आपको ग्रामर की उतनी डीप नॉलेज नहीं है तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। मैंने टीचर को कहा कि जो आपने होमवर्क दिया है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट है कि मैं कंप्लीट भी नहीं कर पाया। जब भी आप किसी चीज की डिग्री दिखाते हैं कि भाई ये काम इतना मुश्किल है किसी पर्टिकुलर चीज करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल इट इज टू कोल्ड टू प्ले, यानी बाहर खेलने के हिसाब से बहुत ज्यादा ठंड है, यानी कहने का मतलब बाहर इतनी ज्यादा ठंड है कि हम खेल नहीं सकते। तो इसको कई तरह से लिखा जाता है, जैसे इसमें हम सो और दैट का इस्तेमाल भी करते हैं। इन सबको बोलते हैं को रिलेटिव कंजंक्शंस। अब इसमें देखिए इट इज टू कोल्ड टू प्ले, ये सारे एडवर्बियल फ्रेजेस हैं, एडवर्ब की तरह इनका यूज हो रहा है यहाँ पे। इट इज टू कोल्ड टू प्ले, अब इसमें मैं डिग्री दिखा रहा हूं किसी चीज की, बाहर इतनी ठंड है, टू के साथ यूज होता है टू, ये दिखाने के लिए कि बाहर किसी चीज के लिए बाहर बहुत ज्यादा। अगेन मैं डिग्री दिखा रहा हूं, बाहर टेम्परेचर की डिग्री दिखा रहा हूं। मान लीजिए अगर मैं बोलता हूं ही इज टू स्मार्ट टू फेल, इसका मतलब वो फेल होने के लिए काफी स्मार्ट है, यानी वो फेल बिल्कुल नहीं होगा। अगेन टू प्लस टू, तो यहां पे भी वही है, जो होमवर्क था वो टू हैवी था। टू हैवी किस चीज के लिए? टू कंप्लीट, टू हैवी फॉर अस टू कंप्लीट, यानी मच की जरूरत नहीं है इसमें।
मच इसमें एक्स्ट्रा है, सुपरफ्लुअस है, सरफीट है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सेंटेंस होगा आई टोल्ड द टीचर दैट द होमवर्क सेट फॉर द डे वाज टू हैवी टू कंप्लीट। हमारे लिए बहुत हैवी था कंप्लीट करने के लिए, यानी इतना हैवी नहीं देना चाहिए था, तो मच की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसके लिए थोड़ी सी आपको डीप नॉलेज चाहिए। अगला सवाल देखिए, समवन दे डोंट नो हु नॉक्ड एट देयर डोर इन मिडनाइट। किसी ने, वो नहीं जानते कौन था वो, उसने उनका दरवाजा खटखटाया आधी रात को। देखिए ये एक इसमें कॉमन एरर है, ये थोड़ा सा अटपटा सा करके इन्होंने लिखा है, लेकिन ये थोड़ा आसान है क्योंकि इन्होंने कॉमा लगा लगा के इसको ठीक कर दिया है। समवन यानी कोई व्यक्ति, दे डोंट नो हु नहीं जानते वो कौन, उसने रात को उनके दरवाजे पर खटखटाया, नॉक्ड एट देयर डोर इन मिडनाइट, रात में। अब इसमें ये प्रेपोजिशन एरर है। प्रेपोजिशन रिलेशनशिप वर्ड होते हैं जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं दो नाउन या दो प्रोनाउन या नाउन और प्रोनाउन के बीच में, सेंटेंस में, यानी संज्ञा और सर्वनाम के बीच, या दो संज्ञाओं के बीच, या दो सर्वनाम के बीच। अब इसके अंदर मैं बोल रहा हूं रात में, जब भी मैं बोलता हूं रात में तो हमेशा एट यूज करते हैं, रात के साथ या आधी रात के साथ, तो ये होगा एट मिडनाइट, ना कि इन मिडनाइट। हाँ, अगर आपको बोलना है सुबह तो आप बोलेंगे इन द मॉर्निंग, अगर आपको बोलना है इवनिंग में तो आप बोलेंगे इन द इवनिंग, लेकिन अगर बोलना है रात में तो रात में फिर इन द नाइट नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे एट नाइट या एट मिडनाइट। तो यहां इन नहीं आएगा, एट आएगा। ये एक सीधा सीधा प्रेपोजिशन एरर है। सेल्डम इफ एवर नेचर डज ऑपरेट इन क्लोज्ड एंड सेपरेट कंपार्टमेंट्स। नाउ सेल्डम इफ एवर नेचर डज ऑपरेट इन क्लोज्ड एंड सेपरेट कंपार्टमेंट्स। सेल्डम इफ एवर मतलब वैसे तो कभी नहीं, लेकिन अगर कभी करता भी है तो। सेल्डम इफ एवर नेचर डज ऑपरेट। अब इसके अंदर देखिए सेल्डम का उपयोग किया है। सेल्डम मतलब क्या होता है ये समझना थोड़ा सा जरूरी है। सेल्डम मतलब होता है ना के बराबर। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। अगर मैं बोलता हूं कभी नहीं तो मैं यूज करता हूं नेवर, और अगर मैं बोलता हूं ऑलमोस्ट जीरो के बराबर यानी ऑलमोस्ट नेवर के बराबर तो यानी सेल्डम। सेल्डम को मैं रेयरली भी बोल सकता हूं यानी ना के बराबर, मैं बेयरली भी बोल सकता हूं ना के बराबर, मैं स्कार्सली भी बोल सकता हूं। तो ये कई सारे शब्द हैं जो मैं यूज कर सकता हूं। अब ये सेंटेंस सेल्डम से स्टार्ट हो रहा है यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट हो रहा है। ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होता है सेंटेंस तो हम करते हैं एक फिनोमेना जिसको बोलते हैं वर्ब इन्वर्जन। वर्ब इन्वर्जन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बोलना है मैं मंदिर कभी नहीं जाता हूं तो आप बोलेंगे आई नेवर गो टू द टेम्पल। बिल्कुल ठीक, आई नेवर गो टू द टेम्पल। लेकिन इसको लिखने का एक और तरीका है, मैं सेंटेंस नेवर से स्टार्ट कर सकता हूं, तो फिर मैं बोलूंगा नेवर डू आई गो टू द टेम्पल। यानी जब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से सेंटेंस स्टार्ट करना है तो वर्ब मैंने उल्टी कर दी। तो यहां पे भी यही करेंगे। सेल्डम से स्टार्ट हो रहा है तो सेल्डम इफ एवर, नेचर डज नहीं, सेल्डम इफ एवर डज द नेचर ऑपरेट। सेल्डम इफ एवर डज द नेचर ऑपरेट इन क्लोज्ड एंड सेपरेट कंपार्टमेंट, यानी गलती है बी में। अगला सेंटेंस, मोहन लेफ्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट केम हिज वे। मोहन लेफ्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट केम हिज वे। देखिए जब भी आप किसी अपॉर्चुनिटी को लपकते हैं तो उसके लिए हम बोलते हैं लीपिंग एट द अपॉर्चुनिटी या लीपिंग एट द चांस, या इस तरह से। तो जब भी आप लीप करते हैं, लीप मतलब लपकना, कोई आपके हिस्से में कोई अपॉर्चुनिटी आई, कोई मौका आया, आपने लपक लिया, तो मोहन लेफ्ट एट द अपॉर्चुनिटी, ऑन नहीं। तो ये प्रेपोजिशन एरर है। फिर से, वन शुड रेस्पेक्ट द रिलीजियंस ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन। किसी व्यक्ति को दूसरों के रिलीजन का भी सम्मान करना चाहिए जितना कि वो अपने खुद का करता है। अब देखिए इसमें जब मैं बोलता हूं वन मतलब कोई भी व्यक्ति, और वन के साथ जब मैं पोजेशन दिखाऊंगा कि कोई चीज किसी की है तो मैं वन ही यूज करूंगा, हिज और हर नहीं करूंगा। क्या मुझे ये पता है ये वन जिस व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? नहीं, मुझे नहीं पता है। यानी मैं हिज और हर नहीं लिख सकता वहां पे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है वन कौन है। ये तो मैं किसी व्यक्ति के लिए बात कर रहा हूं, एक तरह से ये इम्पर्सनल एक तरह से। सो वन शुड रेस्पेक्ट द रिलीजियंस ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन, नहीं वंस ओन। हिज ओन मतलब वो हिज किसके लिए यूज करते हैं? मेल के लिए करते हैं, और हर किसके लिए करते हैं? फीमेल के लिए करते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता यहां कौन है, इसीलिए मैं वन की बजाय यहां हिज की बजाय वंस लिखूंगा। ड्यू टू इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ लिविंग एस्केलेटेड इन द लास्ट 1 ईयर। पिछले 1 साल में, आज से लेके पिछले 1 साल में। सो ये मान लीजिए आज है प्रेजेंट जब आप ये बात कह रहे हैं, और आज से ये है पिछला 1 साल यहां तक।
पिछले 1 साल से अब तक, जब मैं अब तक बोल रहा हूं तो यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा, क्योंकि पास्ट में चीज शुरू हुई और प्रेजेंट तक आ रही है, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, आप हैज प्लस हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। और यहां पे क्या लगा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग एस्केलेटेड। एस्केलेटेड मतलब यहां पे सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी है, इसके साथ हैज और हैव नहीं लगाए। और एस्केलेट एक ऐसा शब्द है, इसका V2 और V3 यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी पास्ट और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल, दोनों ही फॉर्म एस्केलेटेड होती हैं। तो इसमें गलती क्या है, इसमें हमने नहीं लगाया हैज। द कॉस्ट सिंगुलर है तो मैं हैज लगाऊंगा, कुछ प्लूरल होता तो मैं हैव लगाता। तो आंसर है ड्यू टू इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज एस्केलेटेड इन द लास्ट 1 ईयर। जस्ट एज आई वॉज एंटरिंग द रूम द फैमिली वॉज गोइंग फॉर अ पार्टी। जैसे ही मैं कमरे में घुसा या घुस रहा था, वैसे ही वो फैमिली पार्टी के लिए जा रही थी। इसके अंदर एक पास्ट के अंदर काम हो रहा था, जस्ट एज आई वॉज एंटरिंग द रूम। वॉज एंटरिंग ये है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जब भी आप वॉज या वर्ब प्लस आईएनजी यूज करते हैं, वर्ब आईएनजी, ये होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ये दिखाता है कि भूतकाल में कोई काम हो रहा था, यानी पास्ट में कोई काम हो रहा था। सो जस्ट एज आई वॉज एंटरिंग द रूम। जब भी आप पास्ट में कोई काम कर रहे होते हैं और उसमें कोई रुकावट आती है या उसमें कोई बाधा आती है, तो वो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में लगाएंगे आप। तो फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एज आई वॉज एंटरिंग द रूम, जब मैं रूम में एंटर कर रहा था और बाधा क्या थी, यानी एक तरह से जो कोई उस वक्त काम हुआ वो सिंपल पास्ट में आएगा। द फैमिली वॉज गोइंग फॉर अ पार्टी, फैमिली वॉज गोइंग नहीं, द फैमिली वेंट फॉर अ पार्टी। इसी तरह से अगर मैं बोलता हूं कि जैसे मैं बाईसाइकिल चला रहा था, मैंने उसे देखा, सो इसमें मैं बोलूंगा जस्ट एज आई वॉज राइडिंग द बाईसाइकिल आई सॉ हिम। मैं उसमें ये नहीं बोलूंगा आई वॉज सीइंग हिम, आई सॉ हिम, क्योंकि मैं बाईसाइकिल चला रहा था, ये है पास्ट कंटिन्यूस, और बाधा क्या हुई, मैंने उसे देखा, सो आई सॉ हिम। सो इसमें ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। जस्ट एज आई वॉज एंटरिंग द रूम द फैमिली वेंट फॉर अ पार्टी। वाटर कंटेमिनेशन हैज बिकम मोर सीरियस सिंस केमिस्ट्स हैव बिगन टू यूज न्यू सब्सटेंसेस। पानी का दूषित होना बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है जब से केमिस्ट ने नए सब्सटेंसेस यूज करने स्टार्ट किए हैं। सिंस यहां पे दिखाता है कि कोई पास्ट टेंस में एक टाइम वहां से, और ये पास्ट टेंस एकदम डिफाइंड है कि ये पास्ट में ही है, इसलिए मैं सिंपल पास्ट लगाऊंगा, मैं प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगाऊंगा। यहां पे लगा है प्रेजेंट परफेक्ट। मुझे कैसे पता प्रेजेंट परफेक्ट लगा है, क्योंकि यहां पे लगा है हैव बिगन, तो हैव बिगन। सो इसके अंदर मैं लिखूंगा बिगैन, सिंस केमिस्ट्स बिगैन टू यूज न्यू सब्सटेंसेस। द आर्म वॉज सो बैडली इंजर्ड दैट ही मस्ट हैव इट एम्पुटेटेड। उसका हाथ इतनी बुरी तरह से जख्मी हो गया था कि उसे कटवाना पड़ा। ये पास्ट टेंस का जिक्र हो रहा है, उसका हाथ इतनी बुरी तरह से जख्मी हो गया था यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है कि उसे हाथ कटवाना पड़ा यानी एम्प्यूटेट करवाना पड़ा। तो जब पास्ट में कोई ऑब्लिगेशन दिखाते हैं तो मस्ट यूज नहीं होता, तो यूज होता है हैड टू। तो आप बोलेंगे दैट ही हैड टू हैव इट एम्प्यूटेटेड। हैड टू का मतलब कोई पास्ट ऑब्लिगेशन दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जाना पड़ा तो मैं बोलूंगा आई हैड टू गो, और अगर मैं बोलता हूं मुझे जाना चाहिए तो मैं बोलूंगा आई मस्ट गो, यानी मस्ट पास्ट नहीं दिखाता है, हैड टू पास्ट दिखाता है। यू नीड नॉट टेल अ लाई व्हेन द जज आस्क्ड यू वेयर यू वर व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड। जब जज ने कहा कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, जब कि तुम वहां थे, दैट यू वर वेयर यू वर व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड, तो तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। जज ने पूछा कि तुम कहां थे जब क्राइम कमिट हुआ। बेसिकली इसमें जज, ये पास्ट टेंस का जिक्र हो रहा है कि जब क्राइम हुआ तो तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। और अगर मैं बोलता हूं यू नीड नॉट टेल अ लाई, मतलब तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट टेल अ लाई, तो इसको पास्ट बना दीजिए, तो ये हो जाएगा यू नीड नॉट हैव टोल्ड अ लाई। यू नीड नॉट हैव टोल्ड अ लाई, यानी कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो नीड के साथ आएगा नीड नॉट, और टेल की बजाय आ जाएगा हैव टोल्ड। यू नीड नॉट हैव टोल्ड अ लाई व्हेन द जज आस्क्ड यू वेयर यू वर व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड।